टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, जो मेहनत करेगा, जो खुद को घिसेगा, वही आगे बढ़ेगा और वही सोना बनकर निकलेगा। दोस्तों आज हम लोग साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, क्योंकि आप सभी का बहुत कमेंट आ रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनाऊंगा आप लोग का। इसके बाद और सारा वीडियो आएगा, आप लोगों को टॉपिक पर भी वीडियो आएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 5 नंबर में जो सवाल पूछेंगे उस पर भी अलग सा वीडियो आएगा। चिंता मत कीजिए, सारे तरह का वीडियो आएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल भी आएगा। और कल रात को मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि सर दर्द था, और फिर मेरा अभी ठीक है, अभी वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी को शेयर जरूर कर देना। आपका एक शेयर दोस्तों किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े क्या नहीं, उनको जरूर शेयर कर दो, उन तक भी लाभ को पहुंचाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है, और सारे सवाल को जबरदस्त धमाकेदार धुआंधार तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है, ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। दोस्तों मेरी बात को सुन लीजिए, मैं जो भी क्वेश्चन को डील करूंगा ना, उससे संबंधित हर एक प्रकार के सवाल को मैं बता दूंगा, ताकि उससे अगर कोई दूसरा सवाल भी निकल कर आता है तो उसको भी आप लोग बिल्कुल धुआंधार तरीके से बना पाओ। देखो क्या बोल रहा है कि ओम के नियम के आधार पर विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध लिखने बोले, क्या दोनों में रिलेशन होता है, और 1 एम्पियर को परिभाषित करने बोला। दोस्तों डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, 1 नंबर उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, ओम के नियम के अनुसार चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब मान लो कोई चालक है, कोई तार है ये, ठीक है, इसमें धारा बह रहा है। क्या बोल रहा है कि चालक के सिरों के बीच का अंतर, इसमें जितना वोल्टेज अप्लाइड है, मान लो कोई वोल्टेज मिल रहा है, कोई बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है, तो जितना विभवांतर है, मतलब जितना विभव में अंतर होगा, मान लो 10 वोल्ट का बैटरी है, जो भी है, ठीक है, तो इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है ना, और इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है, दोनों समानुपाती होता है। वही चीज बोला है कि ओम के नियम के अनुसार चालक के सिरों के ये सिरा और ये सिरा के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, जो धारा आई बह रहा है, इसके समानुपाती होता है। मतलब क्या सर, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा उतना ज्यादा धारा बढ़ेगा, या फिर ठीक उल्टा कह सकते हो कि जितना ज्यादा धारा बढ़ेगा उतना आपका वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, धारा बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का दोनों में रिलेशन। क्या दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ जाएगा, एक के घटने से दूसरा घट जाएगा। धारा बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ जाएगा, धारा घटने पर वोल्टेज भी घट जाएगा। अब क्या है, अब 1 एम्पियर क्या होता है, देखो 1 एम्पियर, जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहता है। दोस्तों आप लोग ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। क्या 1 एम्पियर बोला है ना, एम्पियर किसका मात्रक होता है, एम्पियर क्या होता है, धारा का मात्रक होता है। मतलब आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है दोस्तों Q बटा T। Q मतलब होता है आवेश और T मतलब होता है समय। ठीक है, तो आई को हम लोग कैसे प्रभावित करते हैं, धारा को कैसे परिभाषित करते हैं कि Q मतलब आवेश, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि जो आवेश बह रहा है प्रत्येक सेकंड में कितना बह रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। 1 सेकंड में कितना आवेश बह रहा है उसी को धारा बोलते हैं, समझ रहे हो। अब मान लो क्या बोल रहा है, 1 एम्पियर, ये आई का वैल्यू 1 कब होगा, जब Q आपका 1 हो जाए और T भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, तभी तो ये आई 1 होगा ना। मतलब Q और T क्या सेम होना चाहिए, तो कह सकते हैं Q भी 1 हो जाएगा और T भी, मतलब चार्ज भी 1 कूलम होगा और समय भी 1 सेकंड होगा, तब हम लोग का 1 एम्पियर धारा हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि जब किसी चालक से 1 सेकंड में, टाइम कितना 1 सेकंड, 1 कूलम आवेश कितना बह रहा है, 1 कूलम बह रहा है, तो क्या हो जाए, उसे हम लोग 1 एम्पियर विद्युत धारा बोलेंगे। हो गया। नेक्स्ट, किसी चालक की लंबाई, समझ लीजिए, ठीक है, रटने से दोस्तों नंबर नहीं आता है, बस समझ लो, ताकि एक बार पढ़ोगे ना, दोबारा अगर वीडियो नहीं भी देखते हो जाके एग्जाम में लिख सकोगे। इस प्रकार समझा देता हूं मैं, समझा दे रहा हूं आप लोगों के लिए। किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन या उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बोले किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन, मान लो किसी चालक तार है, उसका लंबाई में परिवर्तित कर, लंबाई को हम घटा दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका प्रतिरोध यानी R और प्रतिरोधकता यानी रो पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक फॉर्मूला हम लोग होता है याद रखना, R इक्वल होता है रो L बाई ए, बस इससे से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखो अगर लंबाई को बढ़ाओगे तो बोलो तो R का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। मान लो अभी L कितना है, 2 है, कुछ देर बाद लंबाई हम 4 कर दे रहे हैं, तो ये पूरा का मान तो बढ़ जाएगा ना, समझे। तो बिल्कुल अगर लंबाई हम बढ़ाते हैं तो हम लोग का धारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे भी सोचो ना, जितना लंबा ज्यादा तार उतना ज्यादा धारा बहेगा, उतना दूर जाने में उसको ज्यादा दिक्कत होगा, तो प्रतिरोध उसको ज्यादा होगा, रुकावट उसको ज्यादा होगा। जितना लंबा तार उसको रुकावट उतना ज्यादा होगा धारा को बहने में। प्रतिरोध आखिर होता क्या है, जो धारा को बहने में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे ही तो बोलते हैं भाई प्रतिरोध। और क्या, प्रतिरोधकता यानी रो। तो लंबाई दोस्तों रो पर डिपेंड नहीं करता, यानी ये होता है तार की, मतलब कौन तार की प्रकृति, किस तार का किसका बना हुआ है, लोहे का बना है, एल्युमिनियम का बना है, चांदी का बना है, सोने का तार बना है। भैया सोने का भी तार होता है क्या, तार तो होता है, लेकिन उसका आप इलेक्ट्रिक में यूज थोड़ी करोगे यार, चोरी करके भाग जाएगा।
ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा किस चीज़ का है। एल्युमिनियम है तो उसका अलग रो हो जाएगा, प्रतिरोधकता हो जाएगा। तांबा का है तो उसका अलग प्रतिरोधकता हो जाएगा, लोहा का है तो उसका अलग प्रतिरोधकता हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है, समझ गए। तो किसी चालक तार की लंबाई में दोस्तों जब परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बिल्कुल किसी चालक की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जबकि लंबाई कम करने पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, मैंने दिखा दिया, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा मटेरियल पर, किस चीज का मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा प्रतिरोधकता। लेकिन आप प्रतिरोध डिपेंड करेगा, लंबाई को बढ़ोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। और ये एरिया में पूछ सकता है कि तार का जो एरिया है, ये देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, कभी कभी बोलता है कि जो एरिया है ना इसको हम बढ़ा दे रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा दिमाग लगाओ, एरिया बढ़ेगा मतलब आराम से बहेगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा। अब मान लो तार को इतना मोटा हम कर दिए तो इस छोटा वाला के मुकाबले इसमें तो आराम से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। तो मोटा तार में दोस्तों प्रतिरोध कम होता है, याद रखना। और पतला तार जो होगा ना उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको जाने में दिक्कत होगा। अमलगम किसे कहते हैं, ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अमलगम बोलते हैं। समझ गए। बहुत देखिए, भले वीडियो थोड़ा लंबा बने बट आप समझ जाइए ना, ध्यान से समझिए, आराम से, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त होके समझो। तो ऐसा धातु जिसमें कोई एक धातु पारा होगा ना, ऐसा मिश्र धातु जिसमें कोई एक धातु पारा होना ही होना है, उसे अमलगम बोलेंगे। एथीन का आणविक सूत्र C2H4 होता है। इसमें कौन से सहसंयोजक आबंध होते हैं, देखो C2H4, ये एथीन है ना, कौन है, एथीन। एथीन मतलब एल्कीन। एल्कीन में कौन सा होता है, एल्कीन। इसमें दो कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध होता है तथा कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एक आबंध होता है। क्या बोला यहाँ पर कि कौन कौन से सहसंयोजी आबंध होता है। तो देखो ऐसा लिखोगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। कार्बन का अपना 4 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया। तो कार्बन कार्बन के बीच कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यही तो लिखना था, तो यही मैंने लिखा है कि इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध होता है तथा कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, एक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, जीवों में पाई जाने विभिन्नता का क्या लाभ है। तो जैव विविधता परितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं। बिल्कुल, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो हम लोग का ये वातावरण है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं, जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, जहाँ जीव जंतु रहते हैं, जहाँ घास फूस रहता है, जहाँ सब कुछ रहता है यार, वही तो होता है परितंत्र। ठीक है, जहाँ परितंत्र क्या, जहाँ हम लोग हैं, जहाँ हवा है, जहाँ मिट्टी है, जहाँ आदमी है, जहाँ गाय है, जहाँ मतलब कुछ भी, ये सब मिला करके होता है परितंत्र। अब यहाँ पर अलग अलग चीज़, अलग अलग विभिन्न प्रकार के चीज़ रहता है। मान लो पेड़ पौधा है उसको बकरी खा रहा है, ठीक है, बकरी को फिर कोई और खा जा रहा है। तो मान लो अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो भाई बकरी कहाँ से रहेगी, ठीक है, कोई खाना कैसे बनेगा, गेहूं नहीं रहेगा तो आटा कैसे, चावल कैसे रहेगा, नहीं रहेगा तो रोटी कैसे खाओगे, या फिर भात कैसे खाओगे। तो हर एक विभिन्न प्रकार की चीज़ों का रहना बहुत जरूरी। ये क्या करता है, एक संतुलन प्रकार रखती है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला द्वारा, खाद्य जाल द्वारा जुड़े होता है। जैसे मैंने कहा कि एक चीज़ दूसरे पर जुड़ा होता है, ठीक है। एक प्रजाति की विलुप्त दूसरे जाति को प्रभावित करता है। और मान लो अगर एक प्रजाति विलुप्त हो जाता है, मान लो कोई शाकाहारी प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो जाता है, तो कई ऐसे घास होगा जो बिल्कुल एकदम बड़े हो जाएंगे, वो तो खत्म ही नहीं होंगे ना, बकरी गाय खाएगा नहीं उसको, ठीक है। आपको मीट खाने का मन करे, खा नहीं पाओगे। तो कोई एक प्रजाति अगर विलुप्त हो जाएगा ना तो संतुलन भैया बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो। समवृत्ति अंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे अंग जो संरचना में तो अलग अलग होते हैं परंतु उनका कार्य एक ही होता है, उसे क्या बोलते हैं, समवृत्ति अंग बोलते हैं, ठीक है। समवृत्ति अंग क्या होता है, जिसको संरचना में अलग होता है बट उसके कार्य एक ही होता है, उसे बोलते हैं समवृत्ति अंग। जैसे पक्षी के पंख और कीट के पंख दोनों उड़ने का काम करता है, समझ रहे हो। संरचना दोनों का अलग अलग है लेकिन कार्य समान है, तो संरचना अलग होगा। समवृत्ति मतलब समान, क्या होगा, समान कार्य होगा, समान वृत्ति होगा, समान आवृत्ति होगा, इस तरह से याद रखो, समान कार्य होगा। जो देखने में तो अलग अलग होगा, समवृत्ति मतलब क्या, समान कार्य, याद रख लो, ठीक है, याद कि एक जैसा कार्य होता है बट अलग अलग देखने में होता है, संरचना में अलग अलग होता है पर उनका कार्य एक ही होता है, उसे बोलते हैं समवृत्ति अंग। जैसे पक्षी और कीट के पंख। क्या आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दो जो बताते हैं कि आप पर्यावरण के मित्र हैं। तो आप पर्यावरण के मित्र हो, पर्यावरण मित्र हो तो ये सब करते हो कि मैं बाजार जाते समय खुद का थैला ले जाता हूँ और प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करता हूँ, प्लास्टिक का जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, इसका विघटन नहीं होता है और ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। कोई करता बिल्कुल नहीं, ठीक है। कौन, खुद के घर से झोला लेके जाओगे लेकिन फिर भी दुकानदार से बोलोगे भाई एक प्लास्टिक दो ना, 1 किलो आलू लोगे, भाई प्लास्टिक दो ना, झोला में नहीं भरना है आपको, कहीं जावन भाई प्लास्टिक दो ना, एक हर एक जगह चलन हो गया, ठीक है। और मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा भी आदत हो गया है और बहुत खराब आदत है हम सबका, ठीक है।
लेकिन जहाँ तक हो सके इसको बदलिए और हम भी बदलने का प्रयास करते हैं इसको, ठीक है। हालांकि दोस्तों जब तक प्लास्टिक की जरूरत नहीं होता है तो मैं वहाँ मांगता नहीं हूँ, ऐसे मैं घर से झोला ही लेके जाता हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करना कि घर से झोला लेके जाओ, ठीक। और क्या करो, दुकानदार से प्लास्टिक कम से कम मांगा करो, क्योंकि दुकानदार भाई साहब तो चेतने वाले हैं ही नहीं, ठीक है। उसको क्या फ़र्क पड़ता है, जब सांस लेने में दिक्कत होगा ना तो फर्क पड़ेगा। चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। चालक का प्रतिरोध किस कार्य पर निर्भर करता है? तो किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर था उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। या फिर इसी भी बोल सकते हो कि धारा में जो रुकावट उत्पन्न होता है, धारा में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ये V इक्वल टू होता है IR, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I, यानी क्या हो जाएगा, जो विभवांतर बह रहा है, विभवांतर और धारा के जो अनुपात होगा उसे ही तो हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। तो ये लिखें, किसी चालक के सिरों पर लगाया या विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को, विभवांतर और धारा का जो अनुपात होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। चालक का दोस्तों जो चालक का जो प्रतिरोध होगा किस पर डिपेंड करेगा, R इक्वल टू रो L बाई, किस पर डिपेंड करेगा, लंबाई पर डिपेंड करेगा, उसका क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा तार का, और क्या, पदार्थ की प्रकृति, किस चीज का बना हुआ है, लोहे का, एल्युमिनियम का, सारा चीज मैंने बता दिया। R इक्वल टू रो L बाई क्या है, सारा चीज बता दिया ना। और ये बात समझ लो, R इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है रो L बाई, इसी से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कोई तार है उसकी लंबाई को L बोलेंगे, कितना एरिया है, कितना मोटा है उसको हम A बोलेंगे, किस चीज का बना हुआ है, लोहे का बना है, तांबा का बना है, एल्युमिनियम का बना है, सोना का बना है, चांदी का बना है, किस चीज का बना हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी प्रकृति बोलेंगे, उस पर डिपेंड करेगा इसका वैल्यू। और R तो हो जाता है प्रतिरोध। समझ गो कि नहीं समझ गो? तो आगे बढ़ो। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मैंने अभी स्पष्ट रूप में आपको दिखा दिया और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी प्रयास कीजिए समझने का कि संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संयोजन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है उसका एक एक उदाहरण मांगा है। तो देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है उसे बोलता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब भैया जुड़ जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन जा रहा है, जुड़ जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस? इसमें और एक चीज समझ लो, देखो दो चीज मिलकर एक चीज बन रहा है। CaO को बोलते हैं हम लोग बिना बुझावा चूना। जब इसमें पानी डाल देते हैं अभिक्रिया कर लेता है भाई साहब, बड़ 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 फूट के ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस। ये बिना बुझावा चूना, जब घर में करते हो ना चूना कभी, तो पानी में डालते हो कितना फूटता है, ये बड़ा गर्म हो जाता है, उसके बाद ये चीज़ तैयार होता है CaOH होल ट्वाइस, और इसको बोलते हैं बुझावा चूना। क्यों भाई साहब, पानी डाल दिया बुझ गया ये चीज़, इसलिए ट्रिक याद रखना, समझो क्या है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन, अब दोस्तों संयोजन अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ये आप लोगों का कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर से है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देख लो यहाँ दिया अभिक्रिया, ये आपका हो गया क्या, CH4 प्लस Cl2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Cl2 ने इसका हाइड्रोजन ले रहा है, HCl बना दे रहा है, बन जा रहा है। देखो यहाँ पर एक Cl ये ले रहा है, यहाँ पर CH4 चार गो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला जा रहा है, क्लोरीन इसके पास आ रहा है, मतलब प्रतिस्थापन हो जा रहा है, अदला बदली हो जा रहा है। तो CH3Cl हो गया और यहाँ पर HCl हो गया। समझ गया है? चलो अगला देखो, खाद्य जाल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। खाद्य जाल क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो खाने का कोई जाल नहीं है, देखो क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करती है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे हम सब कुछ मिलाकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में क्या, खाद्य श्रृंखला मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करती है जिससे जैसे घास टिड्डों के द्वारा भी खाई जाती है, जैसे घास टिड्डों के द्वारा भी खाई जाती है और खरगोश के द्वारा भी खाई जाती है। फिर इस शाकाहारी जीवों को एक से अधिक मांसाहारी जीव भी खा सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे घास को कौन खाएगा, घास को टिड्डा भी खा जाएगा, ठीक है, और खरगोश भी खा जाएगा। तो टिड्डा जो होगा एक जाल का निर्माण कर लिया, खरगोश एक जाल का निर्माण कर लिया, तो क्या हो रहा है, इस प्रकार फिर इस शाकाहारी जीवों को एक से अधिक मांसाहारी जीव भी खा सकता है। जैसे ये शाकाहारी जीव टिड्डा हो गया, खरगोश हो रहा है, इसके एक से अधिक मांसाहारी भी खा सकता है। मतलब खरगोश को शेर भी खा जाए, कुत्ता भी खा जाए, इस प्रकार से कह सकता हूँ। तो अलग अलग जाल होता है, इसी को खाद्य जाल बोलते हैं। समझ गए हो? खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करते हैं उसे हम लोग खाद्य जाल बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करते हैं उसे हम लोग खाद्य जाल बोलेंगे, ठीक है। जैसे घास खाया टिड्डा को खा गया, क्या मान लो कोई भी जो मांसाहारी जीव वाला जीव खा गया, ये एक खाद्य जाल हो गया, ठीक है। इसका और आगे बढ़ेगा, और टिड्डा अब भी घास है, घास को खा गया, खरगोश खा गया, फिर मांसाहारी जीव को फिर इस प्रकार से ये एक जाल का निर्माण हो गया। तो दो अलग अलग प्रकार के जाल हो गया। तो विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर जालों का निर्माण करता है। ऐसे तीन तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव निम्नकरण पदार्थ क्या होता है, जैसे प्लास्टिक हो, ये सारा चीज
तो अजैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन नहीं होने के कारण ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। जैसे प्लास्टिक को मिट्टी में डालोगे कभी ये गलेगा ही नहीं, तो मिट्टी को प्रदूषित करेगा। इनको जलाने पर वायु प्रदूषण होता है और इसको जलाओगे तो इतना खराब धुआं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा जो वातावरण को प्रदूषित कर देगा। इसके खाद्य श्रृंखला में मिलकर हमें क्षति पहुंचाता है। खाद्य श्रृंखला में ये मिल जाता है जिसके कारण मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, मिट्टी अनुपजाऊ होती है, ये हमें क्या, हमें क्षति पहुंचाती है। समझ रहे हो। जीवाश्म क्या है, यह विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। जीवाश्म मतलब जीवों का अंश, नाम से ही पता है जीवाश्म, जीवों का अंश क्या होता है, लाखों अथवा हजारों साल पहले जाने वाले जीवों के, लाखों या हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। बस यही चीज है क्या, कि हजारों या लाखों साल पहले, कह लो करोड़ों पता नहीं, हजारों या लाखों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के जो परिरक्षित कठोर अवशेष होता है, ठीक है, चट्टानों पर पैरों के निशान होते हैं, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे होते हैं जो कंकाल बोलते हैं, उन्हीं को जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, कठोर सांचे हो गया, पैरों पर निशान हो गया, ठीक है, जो उसका हड्डी वड्डी का सांचा हो गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। यह विकास प्रक्रम में यह दर्शाते हैं कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब लुप्त हो गई है। ठीक है, और उससे यह पता चलता है कि पहले ऐसा ऐसा जीव रह चुका होगा। पता है एक चीज हुआ था ना कि डायनासोर, पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज था, फिर भूकंप हुआ, प्रलय हुआ, फिर सारे डायनासोर पृथ्वी से मारे गए। बहुत बड़े बड़े जीव होते डायनासोर, तब हम लोग मनुष्य नहीं रहते थे यहाँ पर, तब डायनासोर का वास था पृथ्वी में। समझ रहे हो, डायनासोर फिर तो कहाँ, वो कहाँ से पता चला, जीवाश्म से ही पता चला कि डायनासोर का हम आकृति देखे। डायनासोर देखना, सर्च करके देखना डायनासोर के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब पृथ्वी पर डायनासोर का राज था पहले। तो ये था दोस्तों आप लोगों का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी और वीडियो आएगा, बस मेहनत करो, जितना समझा दे उतना समझो, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो। ठीक है, इसी पर से आगे बढ़ते रहो, शेयर कर देना वीडियो ज्यादा से ज्यादा, हर एक दोस्तों, हर एक ग्रुप में शेयर होने चाहिए ताकि सभी को पढ़ाई का मौका मिले। ठीक है, चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।